हाँ बेटा देखो, पहला क्वेश्चन तो सीरीज पैरेलल का है, 2 और 3 वाले सीरीज में है, 12 है, 2 और 3 का मिलके 5 बन गया, और ये 20 है। यार वहां से यार मास्टर वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो प्लीज। 20 और ये 20/4, तो 20 और 20/4 का क्या, 20/5। 20/5 कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, 20/5 कितना हो जाएगा? 4। 20 और 20/4 का 20/5, ये हो जाएगा, इन दोनों का मिलके हो जाएगा 4। अब ये 4 है और ये क्या है? 12। 12 और 12/3 का क्या हो जाएगा? 12/4 मतलब 3। बहुत ही लल्लू है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, चलिए यही देखते हैं। 10 माइक्रोफेरेड और 6 और 4 हैं। देखो बेटा, मैं आपको ना समझाने की कोशिश कर सकता हूं, देखो बाकी तो आप पे ही निर्भर करता है आप समझना चाहते हो या नहीं। ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये 4 माइक्रोफेरेड है। बेटा प्लीज मेरी बात सुने, इस पे कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे -30 है, तो राइट साइड पे +30 होगा, तो इनकी लेफ्ट साइड भी नेगेटिव होंगी और राइट साइड पॉजिटिव होंगी। अब शायद 6 माइक्रोफेरेड वाले की राइट साइड पे चार्ज पूछा है, तो मेरे को नहीं पता वो कितना है, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इन दोनों पे 30 आएगा, Q1 + Q2 = 30 होगा। सही बात है गलत बात है? लेकिन इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो इस पे टोटल में चार्ज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। भैया अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, इस पे सीवी इस पे भी सीवी, सी ज्यादा है, तो चार्ज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तुम पन्ने उड़ाने के लिए बैठी हो खाली यहां पे? हाँ, पकड़ लो। अब बेटा मेरी बात सुनो, इस पे चार्ज आएगा ज्यादा, 15 से ज्यादा आएगा, क्योंकि टोटल 30 है, तो उस पे ज्यादा आना है, इस पे कम आना है, तो उस पे 15 से ज्यादा आएगा और पॉजिटिव आएगा। 15 से ज्यादा और पॉजिटिव एक ही ऑप्शन है, 18। क्या दो आ गया? बाकी अगर आपको मानो नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो गुड बॉय हैं, तो मान लो वी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें आ जाएगा 6V चार्ज, इसमें आ जाएगा 4V चार्ज, और टोटल क्या है? 10V। 10V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 30। तो V क्या आ गया? 3। 6V क्या हो जाएगा? 18। खल्लास। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं 8 ऑयल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, 8 ऑयल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, ठीक है, आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। दीज ऑयल ड्रॉप्स आर मर्ज इनटू अ सिंगल ड्रॉप। अगर 8 ड्रॉप मिलेंगी तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 8 टाइम्स। आवाज अच्छी नहीं आ रही, बत्ती जल रही है। तो 8 ड्रॉप्स हैं, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गई, तो रेडियस क्या होगा? डबल। वॉल्यूम 8 टाइम्स है तो रेडियस क्या हो जाएगा? डबल। रेडियस डबल हो गया, रेडियस क्या हो गया? डबल। अब अगर रेडियस डबल हो गया, K∞/R, R तो हो गया 2R, और चार्ज हो जाएगा 8 टाइम्स, तो बेटा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो 50 वोल्ट अगर एक का पोटेंशियल था, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? 200 वोल्ट। नेक्स्ट, कह रहे आधे में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दी, आधे में हमने, अगले क्वेश्चन में बेटा पहले ऐसा था, मान लो टोटल कैपेसिटेंस जो था बेटा, ये एक और ये दूसरा, इनको ऐसे ऐसे दिखा दो, दो छोटे छोटे बना दो, ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इसमें, क्यों? क्योंकि अगर ये 10 वोल्ट की प्लेट है मान लो, तो यहां पर भी 10 होगा, क्योंकि पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। वही बात अगर मान लो ये 5 वोल्ट का, तो यहां पर भी 5 होगा और यहां पर भी, तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके क्रॉस, तो ये पैरेलल में। तो अभी मान लो इसका कैपेसिटेंस सी है, सी पहले कैपेसिटेंस क्या था? 2C। अब इसमें 5 वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसका क्या है? 5C 6C हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कैपेसिटेंस क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो बढ़ कितना गया? 4C से बढ़ गया, 200% का इंक्रीज आ गया। 100% है 2C, तो बेटा 4C का इंक्रीज आया, मतलब 200% का इंक्रीज आया। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को हाफ कर दिया। बेटा बैटरी से कनेक्टेड है, सेपरेशन हाफ करने का मतलब C = A∪0/D, C = A∪0/D। तो अगर कैपेसिटेंस जो है, अगर वो मैंने डबल कर दिया, तो चार्ज डबल हो जाएगा, और फोर्स क्या होता है? Q² /2A∪0। पैरेलल प्लेट्स के बीच में फोर्स क्या होता है? Q²। नीचे बोलना यार, चला दे जनरेटर। Q²/2A∪0, Q²। हाँ,
हेलो 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 हेलो। हाँ, तो बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, चार्ज अगर डबल हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। पिंकी को आ गया समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा क्योंकि फोर्स बेटा क्या होता था, क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये प्लस क्यू चार्ज वाली प्लेट है और ये मान लो माइनस क्यू चार्ज वाली प्लेट है, तो बेटा यहां पर जो फील्ड आएगी वो टोटल फील्ड आती थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, याद आ गई बेटा। लेकिन हमको फील्ड टोटल नहीं लेनी होती, क्यू अपॉन ए सिग्मा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज, याद आया। टोटल फील्ड नहीं, ये इसका चार्ज, इसकी फील्ड और इसका चार्ज। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं a certain wire has a resistance R, the resistance of another wire identical with the first except having its diameter twice। डायमीटर डबल कर दिए तो बेटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। क्योंकि बेटा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो गया ना, आपके पास नहीं है। हाँ, तो बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से। पेपर आपके पास भी है, वेरी गुड। अच्छा चलिए अब आइए देखिए, इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि भैया रेडियस को अगर डबल कर दिया तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, और रो एल बाई ए से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4। बेटा देखो अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, मैंने करंट के क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं रिलेटिवली। अगर आपको ये लग रही है बिल्कुल बेवकूफी वाली बात, तो बेटा मैं आपको बता दूं, 12th के चैप्टर्स में से सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं, हालांकि बेटा बनते तो बेकार ही हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे अच्छे होते हैं बेटा वो करंट के होते हैं। करंट आपका तैयार नहीं होगा तो काम बनेगा नहीं। और इनफैक्ट बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है ये काफी अच्छा सिलेक्शन है। वो आपको सिलेक्शन क्यों अच्छा किया है ना, मैं आपको बस ये कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना पीवाई क्यू से डिराइव्ड, ये लगभग सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके एफएसटीज में। बहुत ध्यान से देखा जा रहा है कि क्या क्या वैरायटी पे क्वेश्चन बने हैं और उसको कैसे ट्विस्ट होकर नया क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन ही बेटा यही है कि 80% पेपर पुराने पेपर से डिराइव्ड है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये एनालाइज कर लो ना कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे हटके, अब तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बड़ा ही आसान है। जिसने जैसे अगर मान लो कि खासतौर पे इसका सॉल्यूशन लिखा था, आपने लिखा था करंट का, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि मैंने क्वेश्चन किस तरीके से डाले। 8th क्वेश्चन देखते ही आपके मन में वाला क्वेश्चन आ गया होगा जो मैंने कहां से ये उठाया क्वेश्चन, है ना। तो मतलब मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से उठाए गए क्वेश्चन हैं। अगर ये आप सोच रहे हैं खाली क्वेश्चन है, नहीं, आप पूरा मॉड्यूल सब कुछ छोड़ दो, अब खाली और खाली पिछले 4-5 टेस्ट से जब से ज्यादा सिलेबस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को तैयार कर लो। आपको लगे बेकार हैं, अच्छे हैं, जो भी हैं, इन्हीं में से ही पेपर आना है, ये 100%। क्योंकि इसके अलावा ना क्वेश्चन बन नहीं सकता। उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देखा देखी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। हाँ ये देखिए, मतलब बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मैं तो उनको कॉपी कर लेता हूं खाली, जो मेरे को लगता है इररिलेवेंट है हटा है। अब देखो जैसे इसके अबाउट रेजिस्टेंस बताना है, पूरी रिंग का रेजिस्टेंस आर है, पूरी रिंग का रेजिस्टेंस क्या है, आर। और अब कह रहे हैं ये थीटा है, अब बताइए इसके अबाउट इक्विवेलेंट क्या आएगा। भाई मेरे को इतना पता है, अगर थीटा को कर दोगे जीरो, थीटा को क्या कर दोगे, जीरो, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट का रेजिस्टेंस जीरो, जीरो के साथ पैरेलल, तो इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो आ जाएगा। और थीटा को कर दोगे 2 पाई, तो भी इधर से लाके जोड़ दोगे तो भी एक पार्ट हो जाएगा जीरो। तो थीटा इक्वल टू जीरो पे भी आंसर जीरो आना चाहिए और 2 पाई पे भी आंसर जीरो आना चाहिए। ऑप्शन मिल चुका है, सही कौन सा है। अगर आपने थीटा को जीरो किया तो एक रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो अगर ये दोनों पैरेलल में, तो अगर एक जीरो हो गया और दूसरा अगर ऐसे है तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, यहां से भाग जाएगा। क्या दो आ गया समझ में यार। और बाकी अगर आपको करना नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, तो ये हो गया आर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, और ये क्या हो जाएगा आर अपॉन 2 पाई। बेटा 2 पाई एंगल का रेजिस्टेंस है आर, तो वन एंगल का आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा। क्या दो समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात।
समझ में आ गया? अबे 2 पाई एंगल का रेजिस्टेंस आर है तो 1 एंगल का आर अपॉन 2 पाई थीटा का इंटू थीटा। 2 पाई एंगल का रेजिस्टेंस आर है तो 1 एंगल का आर अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा का इंटू 2 पाई माइनस थीटा। कह दो आ गया। नेक्स्ट, तो बेटा ये दो रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल में। अब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर लो, खेल लो। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किटिंग वाला एक बार और बताऊं। अरे भाई अगर कोई कहते थीटा, ये थीटा है, ये 2 पाई माइनस थीटा है, तो एक रेजिस्टेंस ये वाला है और एक नीचे वाला है, ये दोनों पैरेलल में। अगर आपने थीटा को जीरो कर दिया तो यानी लेंथ कम होते होते जीरो हो गई, तो जैसे ये जीरो हो गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और जब 2 पाई कर दिया तो इसको यहां से लाके यहां पे जोड़ दिया, मतलब ये तो खाली, ये कोई वायर नहीं है, वायर तो ये और ये है खाली दोनों। तो इस पॉइंट को अगर यहां पर खिसका के ले आए तो भी बेटा बात है वो 2 पाई माइनस थीटा वाला रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो पे भी आंसर जीरो आएगा और 2 पाई पे भी आंसर जीरो आएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में, ये क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट अगर मेरे को कोई इसमें से कहे कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपको चॉइस मिलती हटाने के लिए तो मैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन हटाता। अरे यार ये वाला रह गया यार, ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब डब्ल्यू तो 9 से चालू हो रहा है तो 9 में आंसर है, खत्म बात यार। नेक्स्ट, 50 वोल्ट, कितनी वोल्ट? 5 और 7, ये 12 ओम हो गया और ये 13 ओम हो गया। 12 ओम, 13 ओम, और यहां पर तो 0 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि अर्थिंग कर रखी है। ए का पोटेंशियल पूछा है। पहले ही बताओ जरा इसमें करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। ये बात समझ में आ गई? 2 एम्पियर कैसे आए? कैसे? 12 13 25 ई बाय आर से निकाल लिए बेटा, करंट आ गया 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसके क्रॉस? 24 आई आर। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? 24 वोल्ट ज्यादा। नेक्स्ट, जितना करंट आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 जा रहा है, 1.3 जा रहा है और आई जा रहा है। 1 और 1.3 और 2 और 2 कितने मिलके टोटल 4 आ रहा है। 4 टोटल आ रहा है और 2.3 जा रहा है, 1.7 को और जाना पड़ेगा, तो 1.7 हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं वाईडीएससी हो रहा है और मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आ रही है आई नॉट। अब कह रहे हैं एक स्लिट को क्लोज कर दिया, मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या थी? आई नॉट। अब एक को क्लोज कर दी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बेटा देखो, अगर एक की इंटेंसिटी आई होगी, एक का एम्पलीट्यूड ए और दूसरे का ए है, तो मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड आएगा 2a और इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। दैट इज, अगर एक की इंटेंसिटी आई है, एक की आई है, तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आती है 4i। अगर एम्पलीट्यूड डबल होता है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। बिकॉज आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्या तो आ गया समझ में यार? हाँ ना बोलो भाई। तो बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, दीपक दोस्त, ये आई आई का क्या आ गया? 4i। कितना आ गया? आई आई का क्या आ गया? 4i। तो अगर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4i होती तो एक की क्या होती? आई। तो अगर मैक्सिमा पे आई नॉट है तो एक की इंटेंसिटी क्या होगी? आई नॉट बाय 4। यार कह दो आ गया यार। अबे अगर 4i होती तो एक की आई होती है, अगर मैक्सिमा की आई नॉट है तो उसकी 1/4 होगी ना एक की इंटेंसिटी। यार कोई तो हाँ ना बोलो यार। न्यू डेनिम सिटी आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी सेंड वेव्स व्हिच इंटरफेयर, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम टू मिनिमम इज 25। अच्छा, एक का एम्पलीट्यूड 3a है, एक का 2a है। 3a प्लस 2a हो गया 5a और 3a माइनस 2a मिनिमम का एम्पलीट्यूड हो गया a। आई प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तभी 25 बनेगा जब एक का एम्पलीट्यूड 3a है और एक का 2a हो। क्या दो आ गया? ये समझ में, इतना तो गेस वर्क कर लेते हो ना यार। 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, एक का एम्पलीट्यूड 3 और एक का एम्पलीट्यूड 2, तो मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 5। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो बेटा मैक्सिमा पे मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा? 25:1। तो 3 और 2 अगर एम्पलीट्यूड्स के रेशियो गए तो इंटेंसिटीज के रेशियो क्या होंगे? 3/2 स्क्वायर, दैट इज 9/4। क्या तो आ गया समझ में? इसके बाद कह रहे अनपोलराइज लाइट आ रही है ग्लास प्लेट प्ले और म्यू है √3।
कह रहे बताओ कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो ताकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर हो जाए। अबे यार ब्रूस्टर्स लॉ पूछ रहे हैं यार कि पोलराइज कब होती है, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती हैं। और उस टाइम पे टेन आई पी क्या आता है, म्यू आता है, म्यू दे रखा है रूट रूट थ्री, तो टेन आई इक्वल टू रूट थ्री, आई क्या हो जाएगा 60 डिग्री, आई क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि जब लेमडा पाथ डिफरेंस जहां पे है वहां इंटेंसिटी के आ रही है, तो जहां लेमडा बाय 3 है वहां इंटेंसिटी क्या आएगी बेटा, लेमडा पाथ डिफरेंस होने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। क्या होता है बेटा, मैक्सिमा। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मतलब मैक्सिमा का मतलब ए और ए जोड़ के वहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और कह रहे हैं जहां पे पाथ डिफरेंस है लेमडा बाय 3, तो लेमडा बाय 3 पाथ डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई बाय लेमडा, पाथ डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3 हो गया एंगल, कितना हो गया एंगल, फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय 3, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या आएगा ए और ए 2 पाई बाय 3 एंगल है, तो 2 पाई बाय 3 अगर 120 डिग्री एंगल होता तो रिजल्टेंट क्या आता है दोनों वेक्टर के बराबर, ए ही आएगा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो गया तो इंटेंसिटी 1/4 हो गई, के बाय 4 हो जाएगा आंसर सी। ये गधी ने गलत किया है। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम, आई नॉट इंटेंसिटी है, और कह रहे कोई भी लाइट बाहर नहीं आ रही, मतलब क्रॉस्ड पोलराइजर्स, मतलब कौन से पोलराइजर्स हैं, क्रॉस्ड पोलराइजर्स हैं। नहीं आया समझ में बेटा, कह रहे हैं अगर कोई लाइट निकल ही नहीं रही है, फाइनली कोई एमिट हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस्ड। अब कह रहे हैं कि पहले वाले से थीटा पास एक्सिस पे लगा दिया, यार ये तो करा चुका हूं, मैक्सिमम आई नॉट बाय 8 आती, कितने लोगों को ये बात याद है, मेथी याद नहीं है, अगर यहां आई नॉट है तो यहां क्या आ जाएगी आई नॉट बाय 2, और ये थीटा एंगल पे तो यहां पे क्या आ जाएगी आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओए फुलारा 100 नंबर तो लेके आ फिजिक्स में। अबे 100 तो लेके आओ यार, 100 तो लाने बड़ी आसान है यार, ये थीटा और ये दूसरा कितने एंगल पे उससे 90 माइनस थीटा पे, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और आ जाए, तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार, दोबारा बताऊं ये आ गया बेटा, देखो पहला पोलराइजर ये था, तो आई नॉट से अनपोलराइज थी, तो यहां पे आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। अब उससे थीटा एंगल पे पोलराइजर था, तो ए का ए कॉस थीटा निकल जाएगा, एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा टाइम्स हो गया, तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर टाइम्स हुई, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगला 90 माइनस थीटा एंगल पे पोलराइजर है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आई नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आई नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 2 स्क्वायर से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 8, और साइन 2 थीटा कहते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर 2 थीटा बन गया ऊपर, आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूं। हाँ शमीम आओ मेरे दोस्त यार, शमीम तो बहुत ही अच्छा मिट होता है, शमीम की तो बात ही अलग है। क्या यार एक क्वेश्चन खाली में सारी मेहनत बेकार हो गई यार, रात को जाग के यार सारी एडिटिंग करी थी पेपर की यार इन्होंने। 22 वाला क्वेश्चन है, मैंने सोचा 2 बार मैं पूछूंगा आप लोगों से, पहले एक क्वेश्चन दूंगा, अगले पेपर में दिखने में सेम दूंगा और थोड़ा सा अलग कर दूंगा। इन्होंने यार सारी पोली खोल दी। मैंने सोचा था एक बार आइडियल वोल्ट मीटर देके एक बार ये रियल वोल्ट मीटर देके 2 क्वेश्चन बनाऊंगा। चलो जो टारगेट था वो आपको बताना था वो बता ही दूंगा। हाँ ये देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, मोटा होता है, क्या ये बात याद आ गई है बेटा। यहां इसकी फ्रिंज विड्थ क्या थी, लेमडा डी बाई डी सबकी होती है, लेमडा डी बाई ए बोलते हैं यहाँ पे, 2 लेमडा डी बाई ए, लेकिन डी को यहां बी कह रखा है और ए को यहां ई कह रखा है, ये बात याद है, भूल चुके हो बेटा। एंगुलर पोजीशन होती है लेमडा बाय ए माइनस लेमडा बाय ए, और थीटा होता है वाई बाय कैपिटल डी, तो लेमडा डी बाय ए से माइनस लेमडा डी बाय, सेंट्रल मैक्सिमा कितना मोटा हो जाता है 2 लेमडा डी बाय ए, कितना हो जाता है बेटा 2 लेमडा डी बाय ए। नहीं है आगे नेक्स्ट, तो यहां पर 2 लेमडा बी बाय ई हो जाएगा। कह रहे हैं 2 चार्जेस है 20 माइक्रोकुलाम और 80 माइक्रोकुलाम, यार ये तो मतलब अगर ये बच्चा कोई अगर हमसे पढ़ के ना कर पा रहा हो ओरली तो फिर बेकार हो गया। ये क्यू है और ये 4Q है, कह रहे बताओ कहां पे फील्ड 0 होगी। अरे भाई इससे x पे और इससे 2x पे, क्या दो आ गया समझ में, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के 4Q बाई 2x स्क्वायर, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी बीच का डिस्टेंस है 10, तो x हो जाएगा 10/3।
हो गया। नेक्स्ट, 10⁻⁻6 किलोग्राम की ड्रॉप है एक, और उसमें चार्ज इतना दे रखा है। पेंट की स्मेल से एलर्जी हो जाती है। बेटा ये कूलर चला दो, उससे क्या होगा ना, वो बाहर से हवा आती रहेगी तो वो, और ये पीछे वाली खिड़की खोल दो भाई, कांच वाली बंद मत करो यार, ये खोल के रख लो खिड़कियां यार। हैं? नहीं चल सकता? गरीब लड़की, वो जो वाला प्लग जो खाली लगा हुआ है, उसको पेन से ना इसको हटाओ और उसमें डालो पहले। हाँ चलिए। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे 10⁻⁻6 किलोग्राम की ड्रॉप है, 10⁻⁻6 केजी की ड्रॉप है, जिसपे चार्ज है 10⁻⁻6 कूलम। बेटा क्यूई और एमजी को बराबर कर लो। जो चार्ज है, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, चालू हो गया। हाँ वो, हाँ अब बेटे देखो बात सुनो बहुत ध्यान से। जो चार्ज है वही मास है, चार्ज और मास बराबर गिवन है, तो क्यूई और एमजी को बराबर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो ई और जी को बराबर करना है, तो ई क्या हो जाएगा, जी के बराबर, दैट इज 10, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर को। तभी बेटा क्यूई और एमजी बैलेंस होंगे। क्या बकवास है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 सेंटीमीटर पे प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बीच में, ई इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो दे रखा है आपको 10, और ई पूछा है 2/100 के बराबर कर दो, 1000/2 मतलब 500। कह रहे डाइपोल है किसके अंदर, एक सरफेस के अंदर, और कह रहे हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। सही बात है, क्योंकि नेट चार्ज एनक्लोज जीरो है। बिल्कुल सही बात है। बेटा फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या तो आ गया समझ में यार। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, एटी, क्यू इक्वल टू आई टी से एटी आता है, एटी किसमें, एस में। और डाइपोल मोमेंट जो है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख दिया, पर आपको समझ में आ गया था डाइपोल मोमेंट है। कितने लोगों ने ये समझ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट। किस किस को नहीं आया था, ये बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या पूछा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही होता है। कुछ और प्रॉपर्टी जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के आगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही जानते हो ना। क्या हो गया बेटा, अच्छा मेरा फोन वापस कर दिया, मिल गया, यूर गुड बॉय, जीनियस। तो बेटा Q इंटू एल, ये क्या हो गया, ए टी एल। अच्छा ये भी नहीं है किसी ऑप्शन में, तो A और D दोनों का S है, A और D का S किस ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में ही है, खत्म हो गई बात। तो क्या मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने की जरूरत है, हाँ हाँ निकाल ले, तो कोई दिक्कत, मैं तो खाली हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है MLT-2 अपॉन AT, कर लोगे, MLT-3 A-1। इसके बाद बेटा पूछा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ml2t-2 अपॉन वॉल्यूम L³ ml-1t-2। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल चुके थे, यहां पे पुट करो और काम खत्म करो, एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, मतलब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या दिया, रियल वोल्टमीटर दिया, कैसा वोल्टमीटर दिया। अगर ये आइडियल होता तो दोनों 500 500 होते तो 55 आंसर आता। मैं सोच रहा था पहली बार में आइडियल दूंगा। वोल्ट मीटर जब भी अगर आइडियल होगा तो कुछ गिवन नहीं होगा उसके बारे में, रियल होगा तो गिवन होगा इतने ओम का है, यही तो निशानी है, रियल वोल्ट मीटर के बारे में देंगे, नहीं तो लिखेंगे कम से कम वो आइडियल नहीं है। आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, क्योंकि कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमको मालूम है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। अब
1000 और 1000/2 का, पहले वाले का क्या आ गया 1000/3, इसका 1000/3 हो गया रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया 1000/2, 500 मतलब 1000/2। 10 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, कितने वोल्ट का है 10 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है। इसमें मान लो V1 का ड्रॉप आ रहा है, इसमें V2 का आ रहा है, तो V1/V2 IR1/IR2 दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा 2/3, और टोटल तो 10 होना चाहिए, 2 + 3 तो 5 हो रहा है, 4/6 होगा। इसके क्रॉस 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, इसके क्रॉस 6 का। लल्लू है बेटा बिल्कुल। क्या हो गया, निष्ठाई भी गलत की है, मतलब तो शक्ल से दिख रहा है ना मेरे को। चलिए बहुत बढ़िया। 23। और मैं बस आपको इतना कह रहा हूं भाई, गलती करने में कोई आफत नहीं है, आप लोग बस कॉन्फिडेंस मत तोड़ो अपना, खाली आखिरी दिन तक दौड़ लो, यही क्वेश्चन दोबारा आने हैं। भाई जो पिछली बार देके आए और यहां बैठे उनसे पूछ लो कौन सा नया क्वेश्चन मिला था तेजस्वी, बताओ जरा। 180 में से 180 लाने लायक पेपर था, इस बार भी होगा। और जिस भी ईयर का आप कह रहे हो ना डिफिकल्ट आया था, एक बार बड़े ध्यान से पेपर का एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, सारे पुराने से पेपर से डिराइव्ड क्वेश्चन, और 2-4 नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार ये तो यार ठंडा लगने लग रहा है यार, चलो देख लो अपने हिसाब से। A wire 50 centimeter long and 1 mm square in cross section carries a current of 4 ampere when connected to a 2 volt battery. The resistivity of the wire is, अरे यार ये भी को बताने वाला, V = IR कर लोगे, 2 = V = IR लगाओ पहले। I क्वेश्चन में दे रखा है, V क्वेश्चन में दे रखा है, R आ गया, R कितना आ गया हाफ, R क्या होता है ρL/A, रो मेरे से पूछा है, L क्वेश्चन में दिया हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में। 1 मिलीमीटर स्क्वायर मीटर में क्या आएगा बेटा, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, इतना तो मालूम होगा ना बचपन से। तो ये क्या आ जाएगा, रो क्या आ गया 10⁻⁻6, ऑप्शन 4। कह रहे 2 रेजिस्टेंस वायर्स शोन इन फिगर आर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, लेंथ भी बराबर है, तो जिसका एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो कह रहे मोर हीट इज डिसिपेटेड इन ए, सही बात है। कह रहे इन सीरीज थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज मोर। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सही बात है। नेक्स्ट, अ सिल्वर वायर ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। अच्छा, आई दे रखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखे हैं, ई दे रखा है, ए दे रखा है, और वीडी पूछ रखा है। वीडी निकाल लोगे, कितने लोगों ने कर लिया था, ये कैलकुलेशन में मर गए। अच्छा कितने लोग कैलकुलेशन में मरे, ये वो गधे बच्चे जो कैलकुलेशन में मरे। आओ देखे जरा कैलकुलेशन क्या है, मैं भी देख लेता हूं। 2 एम्पियर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है 5.86 इंटू 10⁻28। अच्छा मैम ने सॉल्यूशन डाल दिया था ग्रुप पे, मैम की रेटिंग में ही आया था सॉल्यूशन, मालूम है, जाओ यार तुम दो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया, एरिया क्या दे रखा है बेटा 3.14, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 10⁻³ है ना, 10⁻⁻6 आ जाएगा, सही बोल रहा हूं। वीडी, अब ये एक ही अननोन है, वीडी ये निकालना है। ऐसा करो इसको बढ़ा देता हूं, 5.86 को 6 कर दो और इसको थोड़ा घटा दो 3 कर दो, वो हिसाब किताब ठीक बैठ जा रहा है ना। एक को बढ़ा दिया एक को घटा दिया, प्रोडक्ट लगभग वही है, बहुत आसपास के आंसर भी नहीं है। आइए देखिए 2/1.6, 2/1.6 पॉइंट हटाओ यहां लगाओ, 4 4 4 5 ये 1.25 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या रहा है 18। अबे यार झंड हो रही है क्या। और ये क्या बन रहा है 10 की पावर में क्या बन रहा है 28। भाई मदद कर दो यार, 28, और ये क्या बन रहा है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो इधर आके क्या हो जाएगा 10 की पावर -3।
VD में 10 की पावर -3 है और नीचे क्या है 10, नीचे क्या है ये 10, 18 को लिखो 20, ये हटाओ, ये 10 की पावर -4, 2 से हटाओ 0.6 समथिंग इंटू 10 की पावर -4, 0.68 इंटू 10 की पावर -4, यही आंसर है। मतलब अगर हम ना कैलकुलेशन को मन से करेंगे तो काम बन जाएगा। हालांकि ये मैंने उतना मन से नहीं किया, पर मैंने बस कॉन्फिडेंटली किया, पहली बार किया, बोर्ड पे किया। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मैंने क्या किया, पहला अप्रोक्सीमेशन किया 5.86 था, इसको 6 किया, 3.14 को मैंने 3 लिखा। इसके बाद मैंने अगला मजा क्या लिया, अबे 18 से डिवाइड करो या 20 से डिवाइड करो, कितना फर्क आएगा। 1/10 होता है 0.1 और 1/100 होता है 0.01। 0.09 का चेंज आता है जब मैं नीचे 90 से बढ़ाता हूं, तब जाके 0.09 का चेंज आता है। मैंने तो 2 से ही बढ़ाया यार, क्या चेंज आ रहा होगा। आप समझे मेरी बात या नहीं समझे? चलिए, बाकी थोड़ा मन लगा के करिए, है ना। अगला, पूरी पूरी एक रिंग जो होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आती है μ0I/2r, 1/4 की होती है μ0I/8r, μ0I/2r पूरी की होती है जैस्मिन पुत्र, तो 1/4 की हो जाएगी μ0I/8r, ये 1/4 की 3 गुनी है तो 3 μ0I/8r। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th। कल एक बच्चा ये पूछता कि यार ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ये ऐसे कैसे घूम सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कुलर मोशन तो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में ही हो सकता है ना। सर्कुलर मोशन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का होता तो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का होता तो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं हो सकता। आप कहोगे यूनिफॉर्म, नहीं नहीं, डायरेक्शन अलग अलग है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म फोर्स होता है, अगर फोर्स यूनिफॉर्म हो, हर जगह वही हो, तो दो ही पाथ आती हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। पहला चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन। अगर फोर्स हमेशा वही का वही हो, अगर फोर्स हमेशा वही का वही हो, तो बेटा या तो पाथ आएगी स्ट्रेट लाइन या क्या आएगी? पैराबोलिक। वेरी गुड। अब वेलोसिटी इधर को दी है, फोर्स इधर को चाहता हूं, तभी तो ऐसे घूमेगा, तो v क्रॉस भी इधर, माइनस v क्रॉस भी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को? नीचे, इनवर्ड। अब कितनी है यार, निकलवाऊं? आर पता है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, आर हो गया 5 सेंटीमीटर, mv/eb कर लोगे, खाली एक ही अननोन है, बी निकालना है। मास पता होता है, वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचपन से पता है। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मैं सॉल्व करूं? हार्दिक। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, जेड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है एक्स के अलोंग, ठीक है। वी क्रॉस बी इधर को आ रहा है, फोर्स वाई एक्सिस में आ रहा है। एक्स वाई जेड, हमेशा जब भी अगर आप एक्स वाई जेड चूज कर रहे हो तो ऐसा मत सोचना खाली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स क्रॉस वाई से जेड बनना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने एक्स इधर मान लिया, वाई इधर मान लिया, जेड इधर, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स वाई जेड, एक्स क्रॉस वाई से जेड बनना चाहिए, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर को गिवन है बेटा? एक्स में, और वेलोसिटी किधर को है? जेड में, तो v क्रॉस b किधर को आ गया बेटा? y में। किधर को आ गया? y में। कौन सा ऑप्शन हो गया? 2। इसके बाद बेटा देखो 3 कंडीशन बताई थी, या तो चार बताई थी, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड में, बेटा qv क्रॉस b होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा चार्ज पार्टिकल पे? qv क्रॉस b। अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स 0 वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल, तो qv क्रॉस b क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि qv भी sin 0 भी 0 था और qv भी sin 180 भी 0, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी तो qv क्रॉस b हमेशा फोर्स जो आएगा वो कैसा आएगा? वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, पाथ क्या हो जाएगी? सर्कुलर। और अगर किसी थीटा एंगल पे होगी तो v cos थीटा के कारण सीधे जाना चाहेगा और v sin थीटा के कारण घूमना चाहेगा, तो उसमें पाथ ऐसी आ जाएगी, रेडियस ऑफ हेलिक्स आता है r इक्वल टू mv sin थीटा बाय qb, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है r इक्वल टू mv बाय qb sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्वेश्चन पे आ गया यार, बता दो भाई प्लीज। हाँ 30 वाले में कह रहे फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी।
बेटा अगर दो करंट कैरिंग वायर्स होती हैं, दोनों में करंट अगर मान लो I1 I2 है, कितना कितना करंट है बेटा? I1 I2 कितना कितना करंट है? कूलर की बाहर निकाल दो वायर, या देख लो अगर बटन से बटन एक से बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए उसको उधर लगा रखा था शुरुआत में। हाँ बस सही सही हो गया। तो R इक्वल टू, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। क्या आएगा बेटा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, बेटा कैसे? बेटा देखो इसके कारण जो फील्ड आएगी वो किधर को आएगी बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ये था बायोट से वर्ड लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। दोस्त ऊपर देख लेना भाई, तो एल इधर को है, डीएल क्रॉस आर अंदर, डीएल इधर, आर इधर, डीएल क्रॉस आर अंदर, तो आई एल क्रॉस बी फोर्स किधर को आएगा? इधर को आएगा। वेरी गुड बेटा, कह दो समझ में आ गया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो फोर्स आ गया बेटा वो इधर को आ गया, फोर्स किधर को आ गया? इधर को आ गया, ये अट्रैक्शन आ गया। अब बेटा वन लेंथ पे फोर्स निकालना है, ये वन लेंथ ले ली। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। आई एल बी ये हो गया फोर्स, आई एल बी साइन 90। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। दो क्वेश्चन आए इस पे। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि एक कॉइल है जो कि इक्विलिब्रियम में है, उसको 180 डिग्री से रोटेट करना है। बेटा अब ये फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्यों मेंशन? मैंने भी ऐसे ही करके दिया क्योंकि नीट वाला 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन 180 डिग्री से घुमाओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो दो होती है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो वो इक्विलिब्रियम वर्ड को स्टेबल ही समझा, है ना। तो अब बेटा यहां पर जो वर्क आना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आना है। अच्छा अब आप जीरो वाला ढूंढ रहे हो आंसर। बेटा देखो अब यहां जीरो वाला गिवन है, इसका मतलब लकीर के फकीर है। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क पूछा भी नहीं, ध्यान से देखो। अगर पूछा है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को करना है, माइनस एम डॉट बी, ये पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस एम बी कॉस 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2mb, और m क्या होता है? NIA। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था? NIA। क्या ये बात याद आ गई? NIAB साइन थीटा में NIA को बोला था मैग्नेटिक मोमेंट। नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, करंट भी गिवन है, एरिया के भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। क्या तो हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं अ फ्लेक्सिबल वायर लूप ऑफ इर्रेगुलर शेप कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्स अ सर्कुलर शेप। हाँ सही बात है, क्योंकि फोर्स जो आना है ना बेटा, जैसे मान लो ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, फोर्स जो आना है हर एक पे सेम आना है, तो सिमेट्रिक शेप आ जाएगी। और सिमेट्रिक शेप कौन सी बनेगी बेटा? सर्कुलर। कौन सी बनेगी? हाँ बेटा, उसका अपोजिट मान ले। वेरी गुड। अब ये कह रहे कि करंट का ना डायरेक्शन ऐसे ना मान के, करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखो। बहुत ही अच्छी बात। अब क्या होगा? ये इधर को जाएगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा? इधर को आएगा। तो जब तक यहां तक पहुंचे तब तक वेलोसिटी गेन कर ले, ये भी वेलोसिटी पलटी मार लेगा। पलटी मारने के बाद जो नीचे वाला करंट था वो उधर को हो जाएगा, और ऊपर वाला जो करंट था वो इधर को आ जाएगा, और तब तक ये फिर भागेगा जब तक ये सर्कुलर शेप ना ले ले। अभी ये इस पे फोर्स अंदर को आ रहा है, इस पे भी अंदर को आ रहा है, इस पे भी अंदर को, तो सारे फ्लेक्सिबल है ना, हर एक पार्ट अंदर को आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और फिर मोमेंटम गेन कर लेगा यहां तक आने तक, सेंटर तक आने तक। अभी भी फोर्स इधर को ही आ रहा है, फिर वो इधर को भाग आएगा, और जो इधर वाला पार्ट था उस पर फोर्स आ रहा है वो उधर चला जाएगा, मतलब लूप पलट जाएगा बेसिकली, और वो सर्कुलर शेप ही ले लेगा। ठीक है। तो बेटा फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्कुलर शेप इज हैविंग द ग्रेटेस्ट एरिया, ये बात सही है, लेकिन अच्छा एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ कह नहीं रखा, तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। बेटा याद करो मैंने आपको सरफेस टेंशन बताया था कि यहां पर एक सोप फिल्म थी, अंदर वाले को पंचर किया तो इसने शेप ले ली थी सर्कुलर, मतलब बाहर वाला अपना एरिया मिनिमाइज करा तो अंदर वाला मैक्सिमम हो गया होगा, क्योंकि टोटल एरिया तो कांस्टेंट था इन दोनों का मिला के। तो जैसे ही इसको प्रिक किया तो ये शेप बन गई थी सर्कुलर। इसका मतलब क्या है कि बाहर वाले का एरिया मिनिमम हो गया, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण हमेशा फिल्म अपना एरिया क्या करना चाहती है? मिनिमाइज करना चाहती है। अगर यहां का एरिया मिनिमाइज हुआ होगा तो यहां का मैक्सिमाइज हुआ होगा। तो बेटा एक पर्टिकुलर पेरीमीटर के लिए मैक्सिमम एरिया होता है सर्कल का। मैक्सिमम एरिया किसका होता है? सर्कल। नेक्स्ट कह रहे टोरॉइड है द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन साइड ऑफ टोरॉइड।
ध्यान से देखिए, इन दी ओपन साइड ऑफ टोराइड, ओपन साइड में मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ओपन साइड में क्या होगी, जीरो। याद आ गई बात? कितने लोगों ने म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर ही किया? आपने म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर किया? अच्छा, वो आंसर आई नहीं आ रहा था, जीरो। अच्छा, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर से नहीं आ रहा था आंसर? अरे यार, चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है टोरॉइड के खाली इस रीजन में होती है, और वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर, जहां पे एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, हालांकि इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कई बार बोल देते हैं, बेकार लैंग्वेज है वो बोलने की, है ना, लेकिन चलिए जो भी, क्योंकि अलग अलग आर पे वो जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं वो अच्छी लैंग्वेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसी भी एंगल से करंट घुसे रिंग में और किसी भी एंगल से निकले, जो फील्ड बनती है सेंटर पे वो क्या बनती है, जीरो। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन छूट गया 34 वाला। 34 वाले क्वेश्चन में कह रहे दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, ईच कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ सेपरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अब बेटा कह रहे हैं फोर्स ऑन दी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे फोर्स, तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी होता है 1 लेंथ पे फोर्स 1 मीटर पे। यार ये फैन ऑफ कर दो यार। थैंक यू बेटा। तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी हो गया, ये हो गया 1 लेंथ पे फोर्स, तो 0.1 लेंथ पे क्या हो जाएगा, इनटू 0.1। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बाकी हैं, सेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है। A transmission wire carries a current of 100 ampere. What would be the magnetic field be at a point on the road if the wire is 10 meter above the road? बेटा कह रहे हैं ट्रांसमिशन इन्फिनाइट वायर है, 8 मीटर ऊपर है, बताना है यहां मैग्नेटिक फील्ड। अबे यार, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट आई है, रेडियस आर है, करंट आई है, रेडियस आर है, और बेटा मेरे से कहा क्या गया है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मान लो करंट है 4i, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या म्यू नॉट आई बाय 2r, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो म्यू नॉट 4i बाय 2 पाई आर। यहां से आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से म्यू नॉट आई 2r कट गए। अच्छा, इसमें करंट बताना था कितना है क्या? अच्छा, कितने डिस्टेंस पे ये बताना है? ओ, इसका डिस्टेंस कुछ कैपिटल आर है सेंटर से, तो आर निकालना है। आर क्या आ जाएगा, 4r बाय पाई। कौन सा ऑप्शन हो गया? हो गया, कोई भी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ ऑफ लाइट, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन जीरो। बेटा रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है 0 से h nu माइनस 5, काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज होती है वो h nu माइनस 5 होती है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू होती है 0 से h nu माइनस 5 कुछ भी हो सकती है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0। क्लिक कर गया था पेपर में? हाँ, पेपर नहीं दिया क्यों? किस चीज के लिए? हाँ, when light on a photosensitive surface, when light falls on a photosensitive surface, electrons are emitted from the surface, the kinetic energy of these electrons does not depend on wavelength पे तो डिपेंड करती है hc by lambda, अगर जितनी फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, टाइप ऑफ मटेरियल अगर ऐसा है वर्क फंक्शन कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। वैसे कहना तो चाहिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे तब तक डिपेंड नहीं करती एज लॉन्ग एज फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट इज डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मोर देन डबल। हालांकि कहना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल, पर ये बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्लास में भी बताया था, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
वर्क फंक्शन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, 1 hc/λ के बराबर करेंगे। और hc की वैल्यू क्या होती है 1242 या 1240, जिस हिसाब से काम बन जाए। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में होती है। यहां से आ गया लैम्डा इन नैनोमीटर, 4 3 जा 4 1 जा 310 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया 3। ये क्या किया है 1240 भी नहीं मालूम था। नेक्स्ट, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा दे रखी है, ए की या बी की। बेटा थ्रेशोल्ड ए की कम दे रखी है, बी की ज्यादा दे रखी है, तो बी का थ्रेशोल्ड, बी की जो वर्क फंक्शन होगा वो ज्यादा होगा ए से, बी का वर्क फंक्शन ए से ज्यादा होगा, या ए का बी से कम होगा, कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। बेटा फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, बेटा मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, मैं तो बस आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो काइनेट टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात याद आ गई है। कह रहे मिनिमम वेवलेंथ किस में आती है, लाइमन में। मिनिमम वेवलेंथ किस में आती है, और बामर सॉरी इंफ्रारेड रेडिएशन 46 किस में आता है, पास्चन ब्रैकेट फंड में। तो 4 से 3 वाला ही होगा, 4 से 3 वाला ही होगा। अच्छा ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स, आई एम सॉरी, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। पर अगर हाइड्रोजन में 3 पे आने पे इंफ्रारेड निकलती है, हाइड्रोजन पे अगर 3 पे आने पे इंफ्रारेड निकलती, बाकी में तो बल्कि उससे भी ज्यादा निकलेगी, और 3 से ऊपर वाला ऑप्शन ही नहीं है कोई। नहीं समझ में है बेटा। हाइड्रोजन में पहले लेवल की एनर्जी 13.6 है, दूसरे की -3.4 है, तीसरे की -1.5 है, चौथे की -0.85 है। यहां पे डिफरेंस जो है किसी और में तो Z² टाइम्स हो जाएंगे, डिफरेंस बढ़ जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन में 3 पे आने पे, 4 पे आने पे, 5 पे आने पे इंफ्रारेड मिलती है, बाकी किसी में तो और ऊपर आने पे इंफ्रारेड मिलनी चाहिए। तो 3 4 5 से ऊपर ऑप्शन ही कोई नहीं, दैट इज 4 से 3 वाला ही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं बॉय पैडल कर रहा है और उसकी साइकिल से हमने एक कॉइल जोड़ दी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, उसमें मैक्सिमम ईएमएफ कितना आएगा। अगर एक कॉइल घूमती है इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना आता है, BAN ओमेगा। कितना आता है बेटा, BAN ओमेगा। ये मैक्सिमम ईएमएफ आता है। और कब आता है, जब फ्लक्स जीरो होता है, जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोइंसाइड करता है। बेटा मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, ये कॉइल है, अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, अब मैंने टी टाइम में इसको ओमेगा टी से घुमा दिया। अब बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये तो एक टर्न से फ्लक्स होगा, एन टर्न से हो जाएगा बी ए एन कॉस ओमेगा टी माइनस डी फाइव बाई डी टी से ईएमएफ आएगा बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम ईएमएफ कब आएगा, जब साइन 1 हो जाएगा तो कॉस 0 होगा, जब फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 कब होगा, इस केस में। तो सरफेस के पैरेलल होंगी फील्ड लाइंस, सरफेस के पैरेलल होंगी फील्ड लाइंस, फ्लक्स 0 होगा। तो कोई पूछेगा ईएमएफ मैक्सिमम कब होता है, जब फ्लक्स 0 होता। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब ईएमएफ 0 होता। क्या हो गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज है, कुछ एम्बिग्युइटी नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ो। कॉइल अटैच्ड, द कॉइल रोटेट्स एट हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब वो क्या हो गया बेटा, पाई रेडियंस पर सेकेंड। हाफ रेवोल्यूशन हो रहा है एक सेकेंड, मतलब पाई रेडियन पर सेकेंड, ये तो हो गई ओमेगा। एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी आपने ली उससे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ऐसे घुमा रहे हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है, मान लो इसके अबाउट घूम रही है, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के, BAN ओमेगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल।
इसके बाद कह रहे टू सोलेनॉइड्स और ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ एंड रेडियाई इन द रेशियो 1:2। कह रहे हैं रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर। वैसे एल पाई आर स्क्वायर एल। अब बेटा नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? अच्छा ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते तो एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर लिख दो, एल नीचे आ जाए तो आर स्क्वायर बाय एल पे डिपेंडेंट है। बाकी तो सब कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में बराबर हैं कह रहे हैं, तो आर स्क्वायर ऊपर आएगा 1:4 हो गया ऊपर, एक में 1 आ रहा है और एक में 4 आ रहा है और लेंथ 1:2 आ रही है, तो आर स्क्वायर बाय एल का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1:2। क्या रेशियो आ जाएगा? 1:2। ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन में 5 है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 है मिली वेबर, और बेटा मेरे से पूछा है ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। प्लीज एक मिनट रुकेंगे, समझा रहा हूं। 5 आ गया 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं खाली 4t प्लस 4 एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 4 16 4 20, ये मिली वोल्ट में आ रहा है क्योंकि फ्लक्स मिली में गिवन है, तो इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट हो गया, 0.02 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम किस में आएगा? 1 में, ओरिएंटेशन बेस्ट है। मिनिमम किस में आएगा? इसमें भी मिनिमम है और इसमें भी मिनिमम है, दोनों में मिनिमम है, क्योंकि यहां से फील्ड लाइन निकलेंगे, अगर इसमें अंदर जाएंगी भी तो वापस आ जाएंगे। तो मैक्सिमम इन सिचुएशन 1, इसके साथ हमारा पेपर समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या?